युतांग की किताब जीने की अहमियत, जिसका तर्जुमा मुख्तार सिद्दीकी ने किया है, और रसूल हमज़ा तोफ़ की किताब जो है, और तीसरी नज़ार कबानी की किताब, ये मुझे एक तरह की लगती हैं। इनमें से मैंने जीने की अहमियत तब पढ़ी थी जब मैं नौजवान था, और मेरा ख़्याल है कि हर नौजवान को ये किताब पढ़नी चाहिए, और इसका मेरी ज़िंदगी पर तो बहुत अहम और मस्बत असर हुआ है कि जो टीन एज आदमी की होती है, या 30 साल से पहले पहले की जब उम्र होती है, तो उसमें इंसान को जो तजर्बात होते हैं तो वो पहली मर्तबा हो रही होती हैं, और उसको पता नहीं होता कि इन तजर्बात को ग्रैपल कैसे करना है, इनसे निमटना कैसे है। तो वो काफ़ी नौजवान मायूसी का शिकार होते हैं। उन्हें वो जो लाइफ की टोटलिटी है उसका, उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये जो किताब है जीने की अहमियत, ये बिल्कुल जो है ना, ये बहुत अहम किताब है। और ये उस तरह की नहीं है, किसी मैनुअल की तरह नहीं है जैसे डेल कार्नेगी का है कि ये करो और वो करना शुरू कर दो। ये इंस्ट्रक्टिव तो है, तालीमी तो है, मगर बराह रास्त तौर पर तालीमी नहीं है। ये आपको उन ज़िंदगियों के नमूने दिखाती है जो कि चीन के बड़े आदमियों ने जो गुजारी, और कैसे ज़िंदगी को एंजॉय किया, ज़िंदगी से की चीज़ों को एंजॉय किया, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय किया, छोटे छोटे सुकून, दरख्त की खूबसूरती, किसी पहाड़ी मकाम की खूबसूरती, चाय का लुत्फ़। इस तरह के बहुत से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी खूबसूरत बनती है, और जो हमें हासिल होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, मगर उनकी हसूल के वक्त और उनके हसूल के साथ हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, और हम उनको एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये किताब जो है ज़िंदगी को बसर करना सिखाती है खुशी के साथ, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करना सिखाती है। ये किताब मुझे मिली थी जब मैं सर सैयद कॉलेज में था, और वहाँ की लाइब्रेरी में थी। तो उस ज़माने में किताब ख़रीदने की तो इस्तात नहीं थी, तो ये किताब और एक दो और किताबें जैसे अरस्तू से इलियट तक है, तो वो मैंने उस वक्त करता ये था कि उसमें से पैसेजेस जो हैं एक रजिस्टर में नोट कर लेता था। तो ये दो किताबें ऐसी थीं, और जीने की अहमियत भी उसमें शामिल है, जो मैंने तकरीबन पूरी की पूरी रजिस्टर पे लिख ली थी, क्योंकि मुझे वापस करनी थी। तो मैं सोचता था कि ये वापस करूँगा तो ज़ाहिर है मेरे पास नहीं रहेगी, तो मेरे पास इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। और फ़ोटो कापियाँ भी मेरा ख़्याल है उस वक्त नहीं थी, या ऐसी थी कि ये मैं बात करूँ 93 की, 92 93 की, तो या उसके पैसे नहीं होंगे मेरे पास। तो मैंने सारा लिखना शुरू कर दी अपने रजिस्टर पे। इस वजह से उसकी बहुत सी बातें मुझे याद भी हैं, उसमें जिन चीनी फ़लसफ़ियों का ज़िक्र है, और बहरहाल इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और पहले से जो मुझे एक चीज़ पसंद थी, एडवेंचरस लिटरेचर, उसके साथ मिल के, जैसे ट्रेजर आइलैंड है, जैसे हकलबेरी फ़िन है, तो ये लिटरेचर ज़िंदगी की उमंग पैदा करता है, जस्तजू पैदा करता है, एक किसी नए रस्तों पर चलने की उमंग पैदा करता है। और ज़िंदगी इसी का नाम है, बजाय इसके कि आदमी एक जगह टिक कर बैठा रहे। वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों को जाने, उनके बारे में पढ़े, और अगर उसकी इस्तात में हो, जैसा कि बाद में कोई 20 इन किताबों को पढ़ने के 20 साल बाद मैं इस काबिल हुआ कि मैं उन ख़ित्तों को देख सकूं जिनके बारे में पढ़ा था, वहाँ सैर के लिए जा सकूं। और वो भी कोई लग्जरी वेंचर नहीं था, कोई लग्जरी ट्रैवल नहीं था, बड़े सस्ते से होटलों में क़याम था। तो बहरहाल ये जीने की अहमियत ने इस हिसाब से बड़ी असरअंदाज हुई। दूसरी किताब जो थी वो इसकी थी, अपना रसूल हमज़ा तोफ़ की। तो उसमें आम ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं उनको शायरी कैसे बनाया जाता है या बनाया जा सकता है, उसका सबक मिला। उसके पैसेजेस तो मुझे इतने नहीं याद, लेकिन वो बड़ी एक दिलफरेब किताब थी। तो इन जैसी किताब फिर मुझे नज़ार कबानी की मिली। तो नज़ार कबानी का तर्जुमा मेरे दोस्त अबू अम्श ने किया। मैं रीगल कराची में किताबों की जो हर इतवार को लगती है मंडी, वहाँ पर मैंने इसका अरबी वर्जन देखा था, असल अरबी वर्जन, जिसका नाम था किस्सती माश शेर, के शेर के साथ मेरी दास्तान। फिर मैं तेहरान गया तो वहाँ मुझे इसका फ़ारसी तर्जुमा मिला जिसका नाम था दास्तान मनो शेर।
तो पहले ये जो किस्सती माश शेर था, ये मैंने अपने दोस्त अबू अम्श को दिया और कहा कि ये अरबी में है, इसका तर्जुमा करो। उस वक्त तक उसने तर्जुमा शुरू नहीं किया था। फिर जब मैं तेहरान से ये फ़ारसी एडिशन लाया, वो उसको दिखाया, तो उसने मुझसे कहा कि जहाँ मैं फंसूँगा, जहाँ से मुझसे तर्जुमा नहीं हो सकेगा, वहाँ से तुम फ़ारसी को देख के तर्जुमा कर देना। मैंने कहा फ़ारसी तो मुझे इतनी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ताकि मेरी भी कोई इस कोशिश में फ़ारसी बेहतर हो जाए, और तुम जो हो अपनी अरबी का इम्तिहान लो कि कैसे उसको तर्जुमा कर सकते हो। लेकिन उसने इतनी मेहनत से तर्जुमा किया कि उसको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बिल्कुल उसने उसी शायरी के अंदाज़ में किया। वो मुझे बड़ी पसंद है। और उसमें ये है कि एक शायर जो है अपनी शायरी किन चीज़ों से अख़ज़ करता है, फ़ितरत से अख़ज़ करता है, अपने सियासी माहौल से, अपने ख़ानदान की तारीख़ से अख़ज़ करता है, और जिन औरतों से उसका वास्ता ताल्लुक़ रहता है उनके जमाल से अख़ज़ करता है। तो जैसे एक कुक होता है, वो बहुत सी चीज़ें मिला के एक पकवान तैयार करता है, तो शायरी का पकवान इन चीज़ों से तैयार होता है। जैसे एक फ़िल्म है परफ्यूम, उसमें है कि वो एक आदमी जो है वो खुशबुएँ जो है वो अख़ज़ करता था औरतों के हुस्न व जमाल से। तो शायर जो है, और जो इन चीज़ों से अख़ज़ करता है, और जो ज़िंदगी की बदसूरतियाँ होती हैं उनको भी, उनके बारे में भी लिखता है। मीर जो है अपने घर की हालत का नक्शा अगर खींचता है, उसे शायरी बना देता है। उसके घर की हालत ख़स्ता है, बुरी है, खाना अनवरी है, वो अपने घर की बुरी हालत का नक्शा खींचता है, उसे लेकिन शायरी बना देता है। शायर जो है बदसूरतियों में से भी उनको शायरी बना सकता है, और ख़ूबसूरतियों को भी बना सकता है। और वो कैसे बनाता है, ये नज़ार कबानी की इस किताब से आप देख सकते हैं। तो ये 3 किताबें मुझे बड़ी पसंद हैं, एक जैसी हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा असर मेरी ज़िंदगी पर मेरा ख़्याल है जीने की अहमियत का हुआ, और वो मेरा ख़्याल है कि हर नौजवान को 20-21 साल की उम्र में, उससे थोड़ा पहले या बाद में ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही आला तर्जुमे हैं ये तीनों तर्जुमे। ये जो रसूल हमज़ा तौफ़ का शायद अजमल अजमली ने किया है, इसका मुझे पता नहीं था उस वक्त, उस मुतरजम का नाम नहीं लिखा हुआ था। जो इसका एडिशन छपा है जेलम बुक कॉर्नर से, उसमें मुतरजम का भी नाम है, लेकिन मुख्तार सिद्दीकी ने बहुत ही आला तर्जुमा किया है। और उसके बाद से मुझे मुख्तार सिद्दीकी बहुत अज़ीज़ रहे हैं। उनकी शायरी मैंने तलाश की, पढ़ी, पसंद की। और इसी तरह ये अबू अम्श ने जो तर्जुमा किया है नज़ार कबानी का, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा, बल्कि जिसने इस किताब को पढ़ा है उसने इनको पसंद किया। तो ये इन किताबों की खूबसूरती में इनके मुतरजमीन का बड़ा दखल है कि, और ये किताबें खुशकिस्मत है कि ये उर्दू में इन मुतरजमीन के हाथ से तर्जुमा हुई। तबासात किताबें, अभी हाल ही में मैंने प्रूस्त की किताब पढ़ी है, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। वो इतनी शानदार थी कि मैंने जो है ना पूरे 4-5 महीने उस पर सर्फ किए। वजह यह कि मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता नहीं था, मैं उसके एंड तक बढ़ना चाहता भी नहीं था। और वो इस तरह की किताब है भी नहीं जिसमें कोई स्टोरी तेज़ी से चल रही हो और आपको उसका इख्तिताम जानने से दिलचस्पी हो। और उसमें उसकी जो अहम चीज़ है वो ठहराव है कि एक आदमी जो है, एक नाज़िर जो है, जो कि उसका मरकज़ी किरदार है, जो कि प्रूस्त ख़ुद है। वो नाज़िर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ चीज़ों को, फूलों को, रस्तों को, इमारतों को, रेस्तुरानों को कैसे देख रहा है और उन्हें अपने अंदर जज़्ब कैसे कर रहा है, और फिर इसी तरह औरतों को और जमाल को कैसे महसूस कर रहा है और कैसे जज़्ब कर रहा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं तेज़ी से गुज़र जाता और तेज़ी से नावल पढ़ जाता। तो मैं अगर दिन में उसके 3-4 सफ़े भी पढ़ता था तो मैं बहुत सैर हो जाता था। हालांकि ये टोटल जो है कोई 4000 सफ़हात की किताब है। ये इसके 7 वॉल्यूम्स जो हैं, मैंने अभी पहला ही पढ़ा है। और लोग समझते हैं कि ये कोई तवील दास्तान है। ये एक तासुरात का एक अजायब घर या तिलिस्म कदा कह सकते हैं, तासुरात का। और ये किताब जो है आपको दुनिया देखने के लिए अलाइव करती है, ज़िंदा करती है आपको, ताकि आप अपने मसाम खोलें और दुनिया को और उसके हुस्न व जमाल को जज़्ब करें। क्योंकि हम बेशतर चीज़ों से और ज़िंदगी से और दुनिया से वैसे ही गुज़र जाते हैं बग़ैर देखे ही। कोई खूबसूरत दरख्त है, उसके पास से गुज़र जाना उसके साथ ज़्यादती है, उसके हुस्न से ज़्यादती है।
अगर आप उससे रुक के उसकी खूबसूरती को महसूस नहीं करते। इसी तरह और खूबसूरतियाँ हैं। औरत का जमाल है, औरत के जमाल का ये मतलब नहीं है कि आप उसको मफ्तूह कर लें, आप उसे महसूस करें। शायर को तो कम से कम यही करना चाहिए। उसको मफ्तूह करना ऐसे ही है जैसे किसी फूल को आप देखें तो उसे तोड़ लें, उसे नोच लें, जो कि एक ज़्यादती की बात है, जो कि उससे इंसाफ नहीं है। तो ये चीज़ें प्रूस्त की किताब सिखाती है, मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे और भी बहुत सी किताबें पसंद हैं। मैं कराची में कई साल से रह रहा था, मगर जब मैंने ओरहान पामुक की किताब इस्तांबुल पढ़ी, तब मुझे पढ़ा तो इस्तांबुल के बारे में था, लेकिन मुझे दिलचस्पी कराची से पैदा हो गई। ये एक दिलचस्प बात है। वरना कराची में मैं रह रहा था तो मैं सोचता था कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। उसकी जो भी थी सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पोल्यूशन की, और भी। लेकिन ओरहान पामुक ने ये सिखाया कि जो आपका शहर होता है तो उसको कैसे महसूस करना होता है, और उसमें जो लिविंग का एक्सपीरियंस होता है उसको कैसे अपने जिस्म का, अपने रूह का, अपने ख़यालात का हिस्सा कैसे बनाना होता है। वो बहुत ही आला किताब थी इस्तांबुल। वैसे तो उसके नावल जो हैं जितने भी, उनमें किसी शहर की सेटिंग पर वो बड़ी ख़ास तवज्जो देता है, उसको उसको सिचुएट करता है, अपने किरदारों को सिचुएट करता है, किसी शहर की जड़ों में उगाता है। और सिर्फ उसने ये काम इस्तांबुल के लिए नहीं किया। उसकी एक जो नावल है बर्फ़, तो वो कार्स के शहर में सिचुएट है। वहाँ वो गया और वहाँ उसने बेतहाशा तस्वीरें खींची। उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं था, कैमरा लेकर वहाँ गया और उसकी बिला मुबालगा हज़ारों तस्वीरें खींच के आया। तो तब मुझे पता चला कि शहर को लिखने का तरीका क्या है, शहर में किरदारों को बसाने का तरीका क्या है। और किरदार जो हैं अगर वो खला में लटके हुए होंगे और आप उनको किसी भी शहर में इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो खला में ही लटके रह जाएंगे। आपके जहन में भी वो सिचुएट नहीं करेंगे। आपके जहन में और कारी के जहन में उनको बसाने का तरीका ये कि उनको किसी शहर में अच्छी तरह उनकी जड़ें उगाई जाएं। तो वो काम मैंने इस्तांबुल, उसकी जो किताब है, उससे सीखा और कुछ कोशिश की भी कि अपने नावल में करूँ। मेरा जो पहला नावल था उसका बुनियादी मौजू तो ये नहीं था शहर की बूदोबाश। तो बाद में मैं सोचता हूँ कि इस तरह का कुछ लिखा जाए जिस शहर में मैं रहा हूँ ज़्यादा, उसकी रहतल का ज़िक्र हो। इस तरह की किताबें उर्दू फ़िक्शन में तो मुझे नहीं नज़र आती, लेकिन ए हमीद जो कि बहुत ही दिलफरेब मुसन्निफ़ थे और जिनको मैं पढ़ता हूँ, उनके नावल भी पढ़ता हूँ, तो मैं वो जो नावल के जो नावल को जिस तनकीदी नज़र से देखते हैं अच्छे नावल को, उसको मैं एक तरफ रख देता हूँ और उनकी सिर्फ इमेजिनेशन को देखता हूँ। मसलन उनका वीनस के बारे में एक नावल है, वो कभी वीनस गए नहीं, लेकिन वो बड़ा दिलफरेब नावल है और उसमें जो वाक़यात चलते हैं वो कोई फ़ितरी फ़्लो उनका नहीं है। किरदारों के साथ जो कुछ होता है वो इत्तेफ़ाक़न हो रहा होता है। उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अच्छा नावल है या एक आला नावल के पैमाने पे पूरा उतरता है, लेकिन उनका नसर का उसलूब बड़ा दिलफरेब था और कहानी कहने का उनका जो अपनी कहानी में की तरफ लोगों को राग़िब करने का जो तरीका था बड़ा आला था। उनकी जो किताब है, 2 उनकी किताबें हैं, लाहौर पे भी उन्होंने बहुत लिखा है, लेकिन उनकी जो किताब है अमृतसर की यादें, वो बहुत अच्छी किताब है। तो मैं अमृतसर में गया भी, तब भी मुझे ए हमीद की याद आती रही। शरीफपुरा का उसमें ज़िक्र है, उसमें उनके घर के सामने के एक बाग का ज़िक्र है जहाँ वो वॉक करते थे, बचपन में पहलवानी करना सीखते थे और जो दोस्तों से गुफ्तगू रहती थी। लेकिन ये इनकी किताब अमृतसर की यादें। वैसे तो लाहौर पे लोग लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो मैंने इस सिलसिले में काफ़ी किताबें जमा की हैं, जिनमें से ज़्यादातर दिल्ली और लाहौर से मुतल्लिक़ हैं। अब कराची से मुतल्लिक़ भी लोग लिखने लगे हैं, वो भी कुछ जमा की हैं, या लखनऊ की हैं। तो ये वो शहर हैं जो हमारे फ़िक्शन में फिर आए हैं, क्योंकि इन शहरों में लोगों की रहतल से कुछ अदीबों को दिलचस्पी, और इन जहाँ रहने वालों से, ख़ास तौर पर दिल्ली और लाहौर के रहने वालों ने अपने शहरों से बहुत प्यार किया है। वैसे ही दूसरे शहरों को लोगों को प्यार करना चाहिए। सियालकोट के बारे में एक खाका है खालिद हसन का, बहुत ही दिलफरेब खाका है। तो ऐसी चीज़ें उर्दू में, वो खैर वो तर्जुमा है, ऐसी चीज़ें उर्दू में आनी चाहिए। एक
लाहौर का चेल्सी एक किताब है। हकीम शुजा की, वो ख़ुद को शायर समझते थे, पता नहीं कोई फ़िल्म प्रोडक्शन में भी कुछ मुसन्निफ़ वगैरह भी थे, लेकिन मेरा ख़्याल है उनकी किताब अगर ज़िंदा रहेगी तो ये रहेगी। तो हमें जो आज के अदीब हैं वो अगर अपनी रहतल का तजर्बा लिखें, अपने शहर के बारे में लिखें और अपनी मासिर ज़िंदगी के बारे में लिखें, तो उस वक्त उन्हें लग रहा होगा कि शायद ये कोई हमने कुछ सस्ती चीज़ लिखी है या दूसरे क़ारीन के समझ रहे होंगे। बाद में उसकी बड़ी अहमियत होती है। डिकन्स की तहरीरों से, उसके नावलों से वो पूरा लंदन ज़िंदा व ताबिंदा हो जाता है, जो 1850 के कुर्ब जवार में लंदन था, जिसमें सड़कों पर कीचड़ होती थी और जिस पे वो विक्टोरिया चला करती थी और गरीब और मफलूकुल हाल लोग रहते थे, वो उससे ज़िंदा हो जाएगा। खुदा की बस्ती के बारे में एक और कन्फ्यूजन है लोगों को कि उसमें शुरू में वो जिस जगह रह रहे हैं उसका नाम नहीं है, बाद में वो जिस बड़े शहर में जाते हैं वो कराची है, उसका नाम भी है। मैं इस खोज में हूँ कि वो जो शुरू का शहर है जहाँ वो राजा और वो दूसरा किरदार वो दोनों रहते हैं, वो कौन से हैं। मेरा ये ख़्याल है कि वो मुल्तान है, और मेरा ख़्याल है कि या लाहौर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान है। वैसे किसी को इस पर तहकीक करनी चाहिए, और शौकत सदीकी साहब को चाहिए था कि नक्कादों की आसानी के लिए, क़ारीन की आसानी के लिए उसका भी नाम लिखते थे, क्योंकि लोग समझते ही हैं कि उसको कराची से एसोसिएट करते हैं। कराची के बारे में उसमें ज़िक्र है, मगर वो बाद का है, नावल के दूसरे हिस्से में जब वो कराची आ जाती हैं। कराची के बारे में उन्होंने सबसे अच्छी किताब उनकी एक किताब है रातों का शहर, उसमें कराची की रातों का ज़िक्र है। वो बड़ी मुनफरिद किताब है, मैं अक्सर उसका ज़िक्र करता हूँ, और उसके सारे अफ़साने रात से मुतल्लिक़ हैं। उसके सारे किरदार रात में सफ़र करते हैं, वो ख़ुद अखबार में काम करते थे, वहाँ से रात को निकलते थे। बड़े ज़बरदस्त अफ़साने हैं वो। मूवेबल फीस्ट मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ी है, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है पेरिस के बारे में। लेकिन जो रहतल के एक्सपीरियंस है वाकई भी इनके यहाँ मिलते हैं। पराग का एक्सपीरियंस मिलता है काफ़का के यहाँ, कुंडेरा के यहाँ, पेरिस का भी कुंडेरा के यहाँ मिलता है। उसका जो आखिरी नावल है द फेस्टिवल ऑफ कुछ इस तरह का नाम है, वो बिल्कुल वो पेरिस की वो जो है ना सारी शांज़ एलीज़े और वो आईफल टावर और उसके पूरा जो गार्डन का एरिया है, तो वहाँ उसके किरदार चलते फिरते नज़र आते हैं। लंदन के बारे में और किताबें हैं। नजीब महफूज को मैंने कम पढ़ा है, वो काहिरा को इसने लिखा है, और हन पामुक ने इस्तांबुल के बारे में लिखा है। रीडिंग में काफ़ी, ये मेरान कुंडेरा के नावल मैंने काफ़ी रीड किए हैं, मेरे मतलब 4-4 दफ़ा पढ़े हैं। अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, वजह यह कि इसमें जो सवाल थे, जो सरोकार थे, वो मुझे अपने से बड़े मुताल्लिक़ लगते थे। ये 3 दफ़ा द जोक पढ़ा, अब मैं उसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ तो चौथी दफ़ा पढ़ रहा हूँ। इसी तरह बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग है, वो कोई 2 दफ़ा पढ़ा। आइडेंटिटी 2 दफ़ा पढ़ा। इसके नावल बहुत इस तरह रीडिंग किए हैं। इसी तरह ट्रेजर आइलैंड मैंने कोई मेरा ख़्याल 3-4 दफ़ा पढ़ा होगा, अब उसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ तो वो चौथी 5वीं दफ़ा समझ लें। तो ये किताबें जो आप रीड करते हैं तो वो आपके अंदर से जुड़ी हुई होती हैं किसी तरह, तो ये आपको आपके बारे में समझाती भी हैं कि आप क्या हैं, और आपने एक किताब को ख़ास तौर पर क्यों इतना पसंद किया कि उसको दोबारा से आप पढ़ रहे हैं। आप क्यों उसी एक्सपीरियंस को, जो उस किताब में बयान हुआ है, उसको रीलिव करना चाह रहे हैं। वो एक किताब थी विद बोर्खेस उसका नाम था, वो छोटी सी किताब थी, 80 सफ़े थे उस किताब के, छोटी सी किताब थी। तो वो एक बच्चा था जो 12-13 साल की उम्र में, बोर्खेस तो खैर अंधा था ना, तो बोर्खेस ऐसे लोग हायर करता था जो उसको किताबें सुना सकें उसकी आखिरी उम्र में। उनमें से एक ये शामिल था। तो ये बोर्खेस को किताबें पढ़ के सुनाता था। तो बोर्खेस ख़ुद लाइब्रेरियन रहा, तो उसके घर में इतनी ज़्यादा किताबें नहीं थी, मगर वो किताबें थी जिन्हें वो बार बार पढ़ना या सुनना चाहता था। एक किस्म की रीडिंग थी, और वो सुनाता था उसको। तो वो किताब मैंने पढ़ी, मैंने आसिफ़ फ़र्रुख़ी साहब से उसका ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा तर्जुमा कर डालो। ऐसे कहा जैसे कि ये मतलब अभी शुरू किया तो कल मुकम्मल हो जाएगा। तो उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई पे मैंने वो उसका तर्जुमा किया, और वो दुनियाज़ाद में शाया हुआ था। वो बड़ी दिलचस्प किताब है। उसमें बोर्खेस की मुतालियाती दिलचस्पियों का अहवाल मिलता है कि कौन सी चीज़ें उसने पढ़ी, उसको पसंद आईं, और उसने पहली मरतबा वो कब पढ़ी थी। बोर्खेस को फ़िल्मों का जो शौक़ था उसके बारे में ज़िक्र है उसमें।
और वो हमेशा से अंधा नहीं था, पहले देख भी सकता था। उस ज़माने की उसने फ़िल्में देखी थी। एक फ़िल्म थी एंजल्स विद डर्टी फेसेस, वो उसको बड़ी पसंद थी, उसका ज़िक्र है उसमें, जेम्स कैग्नी की फ़िल्म।